गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी ताप व आयतन के फलन के रूप में, या एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। माना कि जब अपन मानते हैं कि एंट्रोपी ताप और आयतन का फलन है, तो एंट्रोपी जब ताप और आयतन का फलन होता है तो हम इसके सापेक्ष इसको जब अवकलन करते हैं तो ds बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dv, ये अपने पास आती है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दर्शाती है कि एंट्रोपी जो है ताप और आयतन का फलन है। यदि एनर्जी को अपन ताप और आयतन का फलन मानते हैं तो एनर्जी जब ताप और आयतन का फलन होगा तो एनर्जी को अपन अगर इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास जो समीकरण आता है वो होता है डी ई बराबर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। यहाँ अपने को पता है कि जो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष जो एनर्जी में परिवर्तन होता है वह स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाता है। तो इस वैल्यू की जगह अपन क्या रख सकते हैं, CV रख सकते हैं, क्योंकि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह उसकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है, और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को अपन CV से डिनोट करते हैं। तो अपना जो फाइनल समीकरण आएगा वो हो जाएगा डी ई बराबर CV dt प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन 2। अब अपन लेते हैं कि फर्स्ट ला जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम कहता है कि डी क्यू बराबर डी ई प्लस पी डी वी। ये अपने पास आ गई इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 के अंदर डी ई का मान अपन समीकरण 2 से रखने पर, या समीकरण 2 का मान जब अपन समीकरण 3 में रखते हैं तो अपने पास नेक्स्ट समीकरण आता है डी क्यू बराबर सी वी डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस पी डी वी। यानी कि अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान जो है वह अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डी ई की जगह रखेंगे, और डी ई की जगह रखने पर अपने पास समीकरण आता है डी क्यू बराबर सी वी डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस पी डेल वी। ये अपने पास समीकरण आता है। अब अपन क्या करेंगे कि जो ये समीकरण आया अपने पास, इसको कह देंगे अपन समीकरण 4। यानी कि जब अपन ने डी का मान रखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो फाइनल समीकरण अपने पास आ गया ये वाला। इसको अपन दे देंगे समीकरण 4। समीकरण 4 में अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इससे T से डिवाइड करेंगे, यानी इक्वेशन 4 को अपन T से या टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे, और टेम्परेचर से डिवाइड करने पर अपने पास जो अगला समीकरण आता है डी क्यू अपॉन टी बराबर सी वी डी टी अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी डी वी। ये अपने पास समीकरण आता है। अब अपने को पता है कि जो डी क्यू अपॉन यानी कि डी क्यू अपॉन टी होता है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है एंट्रोपी के बराबर। एंट्रोपी होती है कि ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन को ही अपन क्या कहते हैं, उसकी एंट्रोपी कहते हैं। तो डी क्यू अपॉन टी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, डी एस रख सकते हैं, या एंट्रोपी। तो डी एस बराबर क्या आ जाएगा, सी वी डी टी अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी डी वी। इसको अपन दे देंगे समीकरण 5। अब अपने को पता है कि यहाँ भी डी एस है। शुरू में अपने ने देखा था कि जो एंट्रोपी थी वह ताप और आयतन का फलन थी, तब अपन ने उसका डिफरेंशियल किया था। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 की तुलना करने पर, इक्वेशन 5 अपने पास है, इक्वेशन 1 शुरू में अपन ने देखा था कि एंट्रोपी जी थी वो ताप और आयतन का फलन थी। तो जब इन दोनों की तुलना करते हैं अपन तो अपने पास आता है कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी बराबर सी वी अपॉन टी। इसी प्रकार दूसरा आता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 1 अपॉन टी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी। यानी अपने पास समीकरण 6 और 7 प्राप्त होते हैं। ये दोनों समीकरण जो है अपने को समीकरण 1 और 5 की अपन तुलना
करते हैं तब प्राप्त होते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि इसमें इक्वेशन 6 के अंदर अपन देखते हैं कि इक्वेशन जो 6 है उसमें क्या हो रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि स्थिर आयतन पर यह ताप के सापेक्ष उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शाता है। और स्थिर आयतन पर ताप के साथ एंट्रोपी में चेंज को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है उसको अपन निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा डेल्टा एस बराबर CV/T/dt, समाकलन होगा T1 से T2 तक। इसको दर्शा देंगे अपन इक्वेशन 8 से, यानी कि जो अपने पास आया था डेल्टा एस की वैल्यू थी अपने पास, उसको अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। और CV/T का मान जो होता है वह ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ CV/T हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। और जब CV/T का मान धनात्मक होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एंट्रोपी होगी उसका मान भी हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, यानी कि बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर के मान में वृद्धि होगी तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि CV/T की वैल्यू का मान हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसका मान पॉजिटिव होने पर जो एंट्रोपी का मान होगा वह भी हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि स्थिर ताप पर किसी निकाय के आयतन के साथ एंट्रोपी में चेंज को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 6। ये तो फर्स्ट अपन ने क्या देखा था कि स्थिर आयतन पर एंट्रोपी में चेंज किस प्रकार से होता है। तो स्थिर आयतन पर जब अपन ने एंट्रोपी ली थी तो अपन ने ये ज्ञात किया कि उसमें जब CV/T का मान क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंट्रोपी का मान भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट अपना जो 7th इक्वेशन थी वो कहती है कि स्थिर ताप पर किसी निकाय के आयतन के साथ एंट्रोपी में चेंज को दर्शाती है। तो इसमें एंट्रोपी में चेंज को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इक्वेशन जो 6 थी जो कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष एंट्रोपी में चेंज था, उस इक्वेशन 6 को अपन वॉल्यूम के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी इक्वेशन 6 का अपन पहले वॉल्यूम के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो वॉल्यूम के सापेक्ष जब अपन इक्वेशन 6 का अवकलन करते हैं तो del²S/T.V बराबर 1/T डेल्टा CV/ΔV आता है। CV का अपने को पता है कि CV होती है कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी CV बराबर आ जाएगा ΔE/ΔT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये वैल्यू अपन CV की जगह रखेंगे तो अपने पास जो फाइनल समीकरण आएगा वो क्या हो जाएगा, del²S/ΔV.ΔT बराबर 1/T ΔE/ΔV.ΔT। ये इक्वेशन हो गई अपनी 9। इक्वेशन 9 के बाद में अपन देखते हैं कि जो इक्वेशन 7 थी, यानी इक्वेशन 9 को तो अपन ने देख लिया कि इसको वॉल्यूम के सापेक्ष किया, यानी समीकरण 6 को तो वॉल्यूम के सापेक्ष अवकलन किया। अब जो समीकरण 7 है उसको अपन टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी इसका किसके सापेक्ष करेंगे, यानी T के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो जब समीकरण 7 का अपन T के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो del²S/ΔV.ΔT, और समीकरण जो 7 था वो था अपने पास कि del/S/ΔV बराबर 1/T ΔE/ΔV एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P। तो ये था। अब इसमें अपने को पता है कि दो वैल्यू 1/T है और ΔE/ΔV एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P है। जब दोनों का करेंगे तो एक बार तो हो जाएगा T के सापेक्ष अवकलन और दूसरी बार हो जाएगा इस ब्रैकेट वाली स्पीसीज के। तो 1/T इसका जो फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा del²S/ΔV.ΔT 1/T del²E/ΔV.ΔT प्लस del_P/ΔT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस 1/T² del_E/ΔV एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 10 या 10 इक्वेशन। अब अपने को पता है कि जो S है यानी कि जो एंट्रोपी है अपनी वो क्या होती है, एंट्रोपी जो है अपनी स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। तो अपन कह सकते हैं कि
ds जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी कि यथातथ अवकल है। तो यथातथ अवकल का मतलब हो जाएगा कि डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डॉट डेल टी बराबर डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डॉट डेल वी। अब अपने को पता है कि अपन इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 से 9 और 10 से डेल स्क्वायर एस और डेल वी डॉट डेल टी इनका मान रखेंगे। जब दोनों समीकरण को बराबर करते हैं तो अगली अपने पास समीकरण क्या आ जाती है, 1/t डेल ई अपॉन डेल वी डॉट डेल टी। ये इक्वेशन आ जाएगी अपनी 9 से, और आगे वाली जो वैल्यू आ जाएगी अपनी इक्वेशन 10 से। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 11। अब अपने को पता है कि जो ई है, एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी, वो भी एक प्रकार से क्या होती है, अवस्था फलन होती है, यानी ये भी एक स्टेट फंक्शन है जो कि अवस्थाओं पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डॉट डेल टी बराबर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डॉट डेल वी। ये मान आने के बाद में अपन क्या करेंगे कि इनकी जगह भी इनका मान क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। तो 1/t डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P बराबर डेल P अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा समीकरण 11 से। यानी समीकरण 11 से अपने पास ये वाला मान प्राप्त होगा। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 12 या इक्वेशन 12 हो जाएगी अपनी। अब इक्वेशन 12 के बाद में अपन देखते हैं कि जो इक्वेशन 7 थी अपने पास, यानी स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि जो कि ताप के सापेक्ष अपन कर रहे थे इक्वेशन 7 को, यानी कि स्थिर ताप पर थी। तो इसमें अपन देखेंगे कि इक्वेशन 7 और इक्वेशन 12 की जब अपन तुलना करेंगे तो अपने पास क्या होता है, समीकरण जो आता है वो होता है डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसको अपन दे देंगे समीकरण 13। ये अपने पास आ जाएगी समीकरण 13। और समीकरण 13 के बाद में अपन देखेंगे कि जब समीकरण 13 को अपन स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष, अगर अपन इसका स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष अपन एंट्रोपी चेंज को दर्शाता है। जो इक्वेशन 13 है वो क्या दर्शाती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर आयतन के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज को दर्शाता है। अब अपने को पता है इक्वेशन 6 से अपन देखा था कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष का मान, और इक्वेशन 13 से अपन क्या ले लेते हैं, स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष एंट्रोपी के मान को अपन समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। अब इन दोनों समीकरणों से जो मान प्राप्त हुए, यानी कि एक तो स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष एंट्रोपी में परिवर्तन और एक स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष एंट्रोपी में परिवर्तन, इन दोनों के ही मान को अपन किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जो समीकरण 1 क्या दर्शाता है कि एंट्रोपी क्या होती है, ताप और आयतन का फलन होती है। उसमें जब अपन वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर अपने पास जो समीकरण आता है वो होता है ds बराबर सी वी अपॉन टी डी टी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी। इसको अपन दे देंगे समीकरण 14। ये समीकरण 14 अपने को प्राप्त हुआ कि जब अपन ने देखा कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष एंट्रोपी में परिवर्तन का मान और स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष एंट्रोपी में परिवर्तन के मान, इन दोनों के मान जब अपन समीकरण 1 में रखते हैं तो अपने पास आता है समीकरण 14। ये समीकरण अपने पास आ जाता है ds बराबर सी वी अपॉन टी एट कॉन्स्टेंट सी वी अपॉन टी डी टी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 14। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब अपन थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट लेते हैं, जिसको अपन दर्शाते हैं किससे, एल्फा से, और संपीड़ितता गुणांक को दर्शाते हैं के से। तो इसके लिए जब तापीय प्रसार गुणांक लेते हैं अपन, तो एल्फा बराबर होता है 1/v डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको अपन इक्वेशन 15 दे देते हैं। और जो संपीड़ितता गुणांक होता है उसको दर्शाते हैं अपन के से, और इसकी वैल्यू होती है एल्फा की अपोजिट, यानी -1/v डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी तापीय प्रसार गुणांक है वो तो स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है, और जो संपीड़ितता गुणांक है वह स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है। इन दोनों समीकरणों से अपन देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। तो इसको टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन मानकर जब इसका अवकलन करते हैं तो डी बराबर आता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी।
ये समीकरण आने के बाद में अपन क्या करते हैं कि समीकरण 15 और 16 से मान किस में रखते हैं, इस dv वाले समीकरण में रखते हैं। और इसमें रखने पर अपने पास जो समीकरण आता है dv बराबर अल्फा वी डी टी माइनस के वी डी पी, यानी अल्फा तापीय प्रसार गुणांक और के हो जाएगा संपीड़ितता गुणांक। इसमें रखकर अपन ज्ञात कर लेंगे समीकरण। इक्वेशन 17 प्राप्त होती है अपने को। अब इक्वेशन 17 के बाद में अपन देखते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है या अपन स्थिर आयतन लेते हैं तो स्थिर आयतन होने पर dv बराबर क्या आ जाएगा 0, और आयतन का मान 0 होने पर अपन क्या दर्शा सकते हैं कि dp अपॉन dt, जो इक्वेशन अपनी 17 थी, इक्वेशन 17 से अपन दर्शाएंगे कि dv का मान 0 हो जाएगा। तो उस इक्वेशन से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dp अपॉन dt बराबर अल्फा अपॉन के। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन 18। अब इक्वेशन 18 से स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष दाब में परिवर्तन के मान को अपन इक्वेशन 14 में रखते हैं, और इक्वेशन 14 में जब इसका मान रखेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आ जाएगी अपने पास ds बराबर सी वी अपॉन टी डी टी प्लस अल्फा अपॉन के डी वी। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 19। ये अपने पास आती है कि एंट्रोपी को ताप और आयतन के रूप में व्यक्त करती है। जो इक्वेशन 19 है वह भी क्या दर्शाती है कि एंट्रोपी जो होती है वह ताप और आयतन का फलन होती है। तो इस प्रकार अपन इसको अपन ताप और आयतन के फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।